नहीं बनना है। चलिए ठीक है, आवाज हर जगह से उठ रही है और अपने अपने तरीके से इसका विरोध जो भी इसके अगेंस्ट हैं वो लोग कर रहे हैं। सुरेश जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगी कि न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में मुख्य भूमिका में अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस वक्त है, और ऐसे में जो विरोध है वो राजनीतिक दलों से अगर इतर हटकर देखें तो सवर्ण समाज के लोगों की भी बात करें, तमाम संगठन है वो भी दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा छात्रों का एक बड़ा तबका है जो इसके विरोध में आवाज उठा रहा है। ऐसे में एक विपक्ष से भी उम्मीदें जनता लगाएगी कि इस मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठाए, अगर वो गलत मानती है तो कांग्रेस आगे किस तरह से इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बना रही है हरियाणा में, पूरे देश में यूजीसी के नए नियमों में बदलाव को लेकर? यूजीसी के नए नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार की कड़ी भर्त्सना करती है, क्योंकि ये जो नियम लेकर आए हैं ये विद्यार्थियों को आपस में बांटने की एक कुचेष्टा हमें प्रतीत होती है। यही नहीं, ये शिक्षण संस्थानों को जो स्वतंत्रता या जो निष्पक्षता या जो गुणवत्ता थी उससे भी दूर ले जाने की एक साजिश नजर आती है। संस्थान कमजोर हो जाएंगे तो शिक्षा का भट्ठा अपने आप बैठ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यही सोचती है और यही करना चाहती है। इससे भी बड़ी बात एक और है, ये आरएसएस के अनपढ़ लोगों को शिक्षा जगत में प्रवेश देने की कुचेष्टा भी है। जो लोग जिंदगी में स्कूल कॉलेज के कभी अंदर प्रवेश करने की बात छोड़िएगा, कभी पीछे से भी नहीं निकले स्कूल की पिछली दीवार के नजदीक से भी, वो लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बनाए जाएंगे इस बदलाव के बाद। एक बात और भी है, अभी तक क्या था कि जो शिक्षाविद थे उनको वाइस चांसलर बनाया जाता। इसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि नॉन शिक्षाविदों को, यानी जो मैंने पहले बात कही है कि आरएसएस के लोगों को वीसी बनाने के लिए इसमें सुविधा प्रदान की गई है। इससे अलग बात एक और आती है, पहले स्टेट यानी कोई भी राज्य है, जिसकी बात नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए करते थे जी। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, वो सीएम गुजरात थे, वो संघीय ढांचे की बात किया करते थे कि संघीय ढांचे को और ज्यादा इंपोर्टेंस यानी महत्व दिया जाना चाहिए। उस संघीय ढांचे को भी इस यूजीसी के नियमों में बदलाव करके कमजोर कर दिया गया, क्योंकि जो वाइस चांसलर यानी वीसी यूनिवर्सिटियों के लगेंगे उसमें प्रदेश सरकारों को नहीं पूछा जाएगा। यह भी इसमें प्रावधान है, यानी पावर का केंद्रीकरण है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वो करना चाहते। एक बात और आती है, वीसी से अलग हटके अगर हम सोचते हैं तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती थी दीपिका जी, उसमें 10% का कोटा होता था जो अनुबंध पे होता था, यानी जो 10% अनुबंध पे असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाती थी उसको इन्होंने हटा दिया। वो लिमिट हटाकर ये क्या चाहते हैं, ये गुणवत्ता का या शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता का, स्वतंत्रता का या निष्पक्षता का या पारदर्शिता का या जवाबदेही का भट्ठा बिठाना चाहते हैं। उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये चाहते हैं कि ना तो इस देश का, हिंदुस्तान का युवा पढ़े लिखे और ना ही वो फिर रोजगार मांगे, क्योंकि जो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी वो तो दे नहीं पाए ना। वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में? तो इन्होंने एक कुचेष्टा की है कि छात्रों को आपस में लड़ा दो, ओबीसी को, दलितों को, स्वर्णों को आपस में लड़ा दो, जो इनकी एक शुरू से एक नीति रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी समझती है कि ये हमारे समाज को बांटने का इन्होंने एक हथियार निकाला है नया, और मुख्य विषय से ध्यान हटाने के लिए भी ऐसा किया है, क्योंकि वोट चोरी, वोट चोरी में इनकी और भी बहुत सारे पहलू हैं, मैं उन पर भी आपसे चर्चा करूंगी। ध्यान हटाना चाहते हैं जी। कमेटी की सिफारिशों पर भी मैं चर्चा करूंगी आपसे, लेकिन पहले एक रिएक्शन में विजेंद्र जी से भी ले लेती हूं, क्योंकि इस पूरे मामले में विजेंद्र जी, आपकी पार्टी के भी नेता अर्जुन चौटाला की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई, हमने सुनाई भी आपसे कुछ ही देर पहले कि उन्होंने किस तरह से
यूजीसी के नए नियमों को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विरोध जताया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ ये माना जा रहा है कि छात्रों को जातिगत आधार पर ये जो बांटने का एक कदम उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ ये भी जानना जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर इस तरह के कोई भी नियम आते हैं और रखे जाते हैं, वहां पर विपक्ष अगर मजबूती से आवाज बनता है, दबाव देता है, तो एक बार सोचने पर मजबूर किया जाता है कि ये जो फैसला है ये गलत है। हम देख रहे हैं कि आवाजें उठ रही हैं, हर तरफ से आवाज उठ रही है, लेकिन मुख्य तौर पर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अब इनेलो की आगे की इस पूरे मुद्दे पर रणनीति क्या रहेगी और कैसे इनेलो इस चुनौती के लिए तैयार है, आगे की राहें क्या बनाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। प्राइम फेसिया में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यूजीसी के एक्ट 2026, इस एक्ट 2026 का पूर्णतः विरोध करती है, पूर्णतः इसके खिलाफ है, और हम इसको चेंज करवाने के लिए जो भी हमें स्टेप लेना पड़ेगा वो हम स्टेप लें। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में? क्योंकि नंबर एक बात, जो SC, ST और OBC वर्सेस जो सवर्ण जातियों की एक बात चली हुई है, इसके अलावा भी जो कमेटी बनाई गई है और जो अन्य इसमें प्रावधान किए गए हैं, जैसे VC की पावर को छीनना, जो 10% प्रोफेसर्स का कोटा था, हमारे अभी रोड साहब ने बताया, उसको एलिमिनेट करना, ये और भी अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है VC की पावर, जो आज हरियाणा गवर्नमेंट राज्यपाल के माध्यम से सिलेक्शन करने का काम करती है। कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी भी यूनिवर्सिटी का VC के अपॉइंटमेंट करती है। सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि उसकी पावर को छीना जा रहा है। इसके अलावा जो प्रोफेसर का 10% के कोटे को समाप्त किया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। जब VC सेंटर लगाएगा तो वो यूनिवर्सिटी, मान लो हरियाणा क्या मतलब किसी भी स्टेट के हाथों से निकल करके वो सेंटर के पास चली जाएगी, और हरियाणा और जो स्टेट है वो उससे कमजोर होंगे, बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, उनकी बहुत ज्यादा शक्तियां खत्म होंगी। दूसरी बात आती है जो SC, ST, OBC के लिए जो ये डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, सभी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके खिलाफ जो कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 इस बात का हमारे को अधिकार देता है, इक्वलिटी का अधिकार देता है, और उसमें अगर किसी प्रकार के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वहां उसके लिए सजा का प्रावधान है, और उसका उपयोग करके हमें उसको रोका जा सकता है। हम भी कॉलेजों में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, इस तरह की कभी किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुआ करती थी। ये जो लेकर के आए हैं, निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटियों में भी छात्रों को बांटने की बात की जा रही है। ये हम सब जानते हैं कि छात्र की जो है कोई कास्ट नहीं होती, उसकी एक ही कास्ट होती है, वो छात्र है, और छात्र ही उसकी कास्ट है। सभी मिलजुल करके बैठ करके अपने आराम से स्टडी करते हैं, और ऐसी कहीं किसी प्रकार की कोई नौबत नहीं आती है कि ये उस जाति का था, उस जाति का था, उस जाति का था, उसने उसको जातिवाद शब्द यूज करके, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उसको जो है ना उसको अपमानित करने का काम किया, या कुछ और इस तरह की बातें की, जिसकी वजह से एक दो केस जो हुए उसको उदाहरण लेकर के, उसके मद्देनजर लेकर के जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल लेकर के आई है, ये बिल्कुल इसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी ही कम है। दूसरी बात इसके जो प्रावधान हैं, ये ले भी आए तो प्रावधान भी इन्होंने इस प्रकार के बनाने का काम किया जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। कोई अनपढ़ और कोई अनाड़ी व्यक्ति भी इस प्रकार के प्रावधान नहीं बना सकता। जो उत्पीड़ित व्यक्ति की जो भी होगा, उत्पीड़ित जो भी अपने आप को बना करके जाएगा उत्पीड़ित, कि भाई मेरी पड़ताल ना हुई है, उसको सुनने वाले उसी कमेटी में उसी के व्यक्ति होंगे, और जो करने वाला है, जो दोषी होगा, उसका वहां पक्ष कोई सुनने वाला नहीं होगा। उसको झूठा फंसाया गया, सच्चा फंसाया गया, उसने कुछ किया नहीं किया, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, और उसको तुरंत प्रभाव से 10 दिन के अंदर उसके ऊपर एक्शन भी लेना होगा। एक्शन नहीं लेंगे तो कमेटी को भी बर्खास्त किया जाएगा, उसको भी दंडित करने का काम किया जाएगा। तो ऐसे कौन से कानून होते हैं मैडम, बताओ? कभी कोई ऐसा कानून आपने सुना है कि यदि कोई झूठी शिकायत कर देगा तो कोई बात नहीं, और सच्ची शिकायत कर दी
तो उसको सजा मिलेगी भाई, झूठी कर दी तो उसका कुछ बिल्कुल, नहीं। यानी ऐसे तो कि एक तरफा चीजें बनाने का प्रयास किया गया है और यही आवाज जब विरोध जो भी दर्ज करा रहा है वो इस चीज को जरूर बोल रहा है। मैं लौटूंगी रेड्डू जी, आपकी जो बात है वो वाजिब सवाल आपने उठाया है। और नीलमणि जी, मैं आपसे भी यही इसी बात पर क्योंकि आप एकेडमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैं इस पहलू को आपसे समझना चाहूंगी कि अगर हम ये तो समझ रहे हैं कि अब पूरे देश में इसको लेकर एक समझ आ गई है और एक विरोध है कि एक तरफा कार्रवाई करने की बात की गई है, लेकिन अगर इस पर मंथन किया जाए कि जब ये फैसला लिया गया होगा, जब ये नए नियम बनाए जा रहे होंगे, तो उस फैसले के पीछे सोच क्या रही होगी, इसको लेकर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्या ये पहलू नहीं सोचा गया होगा कि जिसको आप कह रहे हैं कि अगर फेक भी निकल जाती है कोई भी शिकायत तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, इसका कितना गलत असर पड़ेगा बच्चों पर, क्योंकि आप बच्चों से जुड़े रहते हैं, हमेशा उनके बीच में रहते हैं, तो एक टीचर के नाते मैं चाहूंगी कि आप उस प्रोस्पेक्टिव से, इमोशनल, सोशल, हर प्रोस्पेक्टिव से इसको एक्सप्लेन करें। जी देखिए, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। सारा खेल ही सोच का है मैम, सब कुछ सोच पे तो निर्भर है। अब सोच किसी न किसी की तो सोच जरूर रही होगी। मुझे तो हंसी आ रही है कि ये भेदभाव को हटाने के लिए कानून बना रहे हैं और भेदभाव करने का ही काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब आप भेदभाव हटाने चले हैं, किसके खिलाफ भेदभाव हटा रहे हैं? छात्रों के आपस में ही ना। हम तो बात छात्रों की करेंगे, हम कभी नहीं करेंगे कि एससी के छात्र, बीसी के छात्र या सवर्ण क्लास के, हम कभी नहीं, हम बात ही नहीं कर सकते ऐसी घटिया, ऐसी छोटी बातें संस्थानों में होती ही नहीं है। हमारे तो बच्चे हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हैं, उनसे हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और उनके प्रति हमारा गुरु वाला भाव होता है। गुरु किस दृष्टि से देखा अपने शिष्य को? ये कह रहे हैं कि भेदभाव को दूर करने के लिए। अरे भेदभाव किसका? भेदभाव तो फिर श्रवण समाज के साथ हो गया, इन बच्चों के साथ। सरेआम भेदभाव नहीं है। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि भेदभाव हटाने के लिए भेदभाव कर रहे हो। बिल्कुल, ये क्या कानून है भाई? कानून ले आओ, ठीक है, ऐसा। अब फिर ये लोकतंत्र है, ये कोई जिन्नाशाही नहीं चलती यहाँ पे, ये लोकतंत्र है। ये कोई राजा का दरबार थोड़ी है। अगर मैं नियम लेके अगर राजा के दरबार में भी सुन लो मैम, राजा भी अगर किसी ने कंप्लेंट की है, कंप्लेनेंट ने, राजा सुनता था, अगर वो गलत होता था कंप्लेनेंट, उसके हाथ काट देता था, उसको सजा, बड़ी जबरदस्त मुकम्मल सजा मिलती थी राजा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट सेट करता है ना, और आगे फिर वो गलती कर पाने की कैपेबिलिटी नहीं, कोई भी वो आरोपी नहीं, उसके अलावा भी कोई भी आरोपी नहीं बनने की वो सोचता है कि भाई अगर मैं ऐसी फेक कंप्लेन करूंगा तो आगे मेरे पास ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा प्रावधान ही नहीं है तो डर क्या रहेगा? जी मैम सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये कह रहे हैं कानून, मैं तो पढ़ा है कानून को, मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मारा, किसी सुन के बात नहीं करा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूं मैं पढ़ के बोल रहा हूं, मैंने पढ़ा है इस कानून को। क्या कह रहे हैं कि कोई भी कंप्लेनेंट की जो गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। अरे भाई वाह, कोई भी ठाके मेरे शक्ल से एलर्जी है, किसी को मेरी शक्ल देख करके वो मेरे को देख करके वो पसंद नहीं करता, उसने ठाक कंप्लेंट दे दी मेरे खिलाफ, या मेरी बढ़ते रुतबे से कंप्लेंट कर दी, या मेरे किसी अच्छे कार्य से वो दुखी हो गया तो उसने मेरी कंप्लेंट कर दी, उसकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी, उसको वो नहीं फंसेगा कहीं पे भी। ये क्या कानून भाई? मैं इसलिए कह रहा हूं लोकतंत्र है ये, मजाक ना बनाए लोकतंत्र का। और एक तरफ तो मैं तो आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं जी। मैं उनके जो नियम है, जो देश को चलाया है, मैं उसको बहुत ज्यादा इज्जत देता हूं आदरणीय मोदी जी को, बहुत ज्यादा। लेकिन आप मुझे बताओ, कहां है मोदी साहब अभी? ये सारे देश में गदर क्यों हो रहा है फिर? आप तो कह रहे थे एक रहो सेफ रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। अरे तुम बांटने लग रहे भाई, ये बटने नहीं लग रहे क्या? मैं अपने सवर्ण क्लास के बच्चों के पक्ष में खड़ा हो जाऊं क्या? और उनको अपना बच्चा नहीं मानूं, SC ST OBC को? और तुम कर तो ऐसे ही रहे हो अभी, किसी के 2 नंबर कम दे दी तो मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा वो, गई मेरी नौकरी तो। कोई सुनने वाला नहीं, नौकरी चली जाएगी 1 मिनट में। भाई मेरे जैसे और भी बहुत सारे प्रोफेसर साहिबान होंगे जो कि इस दंश से जूझेंगे। कंप्लेंट कर दो, चुपचाप घर में बैठ जाओ, मजे लो, फिर आनंद से बैठो। ठीक है भाई, आज वो फंसता फिर रहा है, प्रोफेसर साहब जा रहा है, देखो गर्दन नीचे करके, हंसेंगे सभी के सभी, मजाक बनेगा। देश में क्या चाह रहे हो आप लोग? क्या कानून चाह रहे हो मुझे बताओ? भेदभाव मिटा रहे हो कि भेदभाव बढ़ा रहे हो मुझे बताओ? ठीक, ये बिल्कुल गलत कानून है
और दूसरी बात मैं एक और बात कह देता हूँ यहाँ पे, समानता का अधिकार 14 आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता, समानता सबको चाहिए ना। ये सवर्ण वाले बच्चों को समानता नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो भी तो अत्याचार छात्र ही वही है ना। करेंगे, यो टेकन इट एज ए गारंटीड कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे, वही वो जो है ना सवर्ण कैटेगरी से सवर्ण आते समाज हैं। वाले करेंगे। बिल्कुल, वो अपराधी है। ऐसा नहीं है कि वो भेदभाव के शिकार नहीं हो सकते हैं। अच्छी बात कही ओबीसी है का आप। बच्चा है। जी। मैं एक बात और सुनिए मैडम, देखिए मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ। मैंने कभी जिंदगी के अंदर ये भेदभाव सोचा ही नहीं, जिंदगी सोचा ही नहीं। हमारे दादा परदादा ने भी कभी भेदभाव नहीं सोचा जिंदगी में। हम सब साथ मिलकर चलने वाले लोग रहे। मैं देख रहा हूँ समाज में क्या हो रहा है ये। आप देखो, एक ब्राह्मण वर्ग के बच्चों को मैं देख रहा हूँ, उनकी हालत देख रहा हूँ, कंडीशन देख रहा हूँ। घटिया से घटिया लेवल पर स्तर पे गिर चुके हैं उनका सब कुछ। कुछ सुविधाएं नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। ठीक है, हाँ। सवर्ण समाज में। और ऊपर से ये कह दो कि उन्होंने मतलब जो है उनके दादाओं ने 2000 साल पहले जो है गलतियां की थी, उनके पोतों को और पड़ोतों को सजा दे दो। ये क्या है? क्या ये लोकतंत्र है? मेरा यही कहना है, इस कानून को वापस जाति के लिया जाए, आधार पर ना इसमें करके संशोधन जो किया जाए। आरोपी है, आरोप उस आधार पर तय करने चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जिसने गलती की उसको पनिशमेंट मिले, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कुछ भी जाति का हो। बिल्कुल, जो गलती हमारी है, जाति का कोई गलती लेना कर रहा देना है, नहीं। वो सजा का हकदार होना चाहिए। यहाँ पर ये मैडम नहीं- हमें जाति से कोई लेना देना नहीं। कॉलेजों में, स्कूलों में क्या मतलब जाति का? तुम जाति खुद पैदा कर रहे हो, जानबूझकर जाति ठूस रहे हो अंदर ला के। हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये चीज, ये फिनोमेना बिठा रहे हो। अब हम डरेंगे।